देवभूमि उत्तराखंड जो अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और इस प्रकृति की शोभा यहाँ के पेड़ पौधे जल जंगल इन्होंने बना के रखे हैं। तो चर्चा करते हैं आज राजकीय इंटर कॉलेज आनंद चौक के शिक्षकों के साथ, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमारटा और राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी, सभी लोग हमारे बीच में हैं। ये चर्चा का विषय होगा कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कैसे हम रुक गए। तो शुरुआत करते हैं नैथानी जी से। नैथानी जी, वास्तव में जो प्रकृति में अंतर आ रहा है, क्या हम कर सकते हैं इसके लिए? इसे रुकना चाहिए? इसको रोकने का एक तरीका हो सकता है कि हम लोग जो है प्रकृति से जुड़े, शिक्षा को भी प्रकृति से जोड़े। प्रकृति से जुड़ने का फायदा ये होगा कि एक तो आने वाली पीढ़ी के लिए अवेयरनेस होगी, उनके अंदर अवेयरनेस आएगी कि हमें जो है अपने एनवायरनमेंट को आज से अभी से मेंटेन करके चलना है। दूसरा, जो पिछले कुछ समय में जो हमने खोया है, जो अपने जंगलों को खोया, जो अपने हरियाली को खोया, उसको अब दोबारा से हम वापस उसे जो है ला सके। तो अब ले चलते हैं अगले स्टेप पर, हम जो कि कुकरेदी जी के पास ले जाते हैं। शिक्षा तो है ही, लेकिन हम जो हमारे पास जो नौनिहाल बच्चे हैं, किस तरीके से उन नौनिहाल बच्चों को ऐसे प्रेरणा दें ताकि वो प्रकृति के लिए कार्य कर सके। देखिए सोनी जी, सर्वप्रथम तो आप जो प्रकृति के संरक्षण के लिए एक जन जागरण अभियान या आपका जो एक मिशन है, सबसे पहले तो उस मिशन को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए आपका बड़ा साधुवाद है कि आप प्रकृति के संबंध में इतना अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तराखंड में एक फूलदेई का त्यौहार शुरू हुआ है, तो इन सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इनमें भी हम बच्चों की अपने घर में, चाहे आप गढ़वाल के किसी सीमांत गांव के किसी छोटे से जगह में रह रहे हो, चाहे आप किसी मल्टी सिटी में, किसी मेट्रो सिटीज़ में आप रह रहे हैं, तो हम जहां पर भी रह रहे हैं, हमें अपने बच्चों को वो संस्कार, वो शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जो उनके अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है, वो उन्हें और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरणा देता रहता है। बिल्कुल, कुकरेदी जी ने अच्छी बातें कही। कहीं ना कहीं हमको जो हमारे पूर्वजों ने ये प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए पेड़ पौधों को अपने देव स्थलों से जोड़ा है, उन फूलों के संरक्षण करने के लिए हमारे पहाड़ों में जो कि फूलदेई के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो रावत जी कहें कि वास्तव में ये जो फूलदेई त्यौहार है, लेकिन आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पलायन चल रहा है, उससे हमारा ये त्यौहार कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। क्या लगता है कि वास्तव में जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, ये फूलदेई त्यौहार, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता हुआ जा रहा है? हाँ सोनी जी, आप ठीक कह रहे हैं। फूलदेई का त्यौहार तो अब हमारी उम्र के लोग ही जानते हैं। पहले हमें स्मरण आया कि पुराने ज़माने में छोटे बच्चे सभी घरों में जाते थे, फूल डालते थे, महीने भर में जब वो ख़त्म होता था उनको 10, 15, 20 रुपये देते थे। ये भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं आज की तारीख में, अगर आप लकड़ी की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जंगलों का नाश की बात करें, जंगलों का नाश आज उस हिसाब से शहर के विस्तारीकरण के लिए ज़्यादा हो रहा है या रोडें बनने के लिए ज़्यादा हो रहा है, बजाय इसके कि पहले के ज़माने में लोगों की घर की जितनी आवश्यकता होती थी वो लकड़ी पूरी करती थी। ना तो आजकल इतने चूल्हे जलते हैं, ना शहरों में सब जगह गैस है। आप कोई मकान भवन बनाएंगे, आप ज़्यादातर देखेंगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोहे इस्पात का प्रयोग हो रहा है, बाकी प्लाई का काम है। तो एक तरह से पेड़ फिर भी बच रहे हैं, आप गौर करेंगे तो वो उतना उपयोग नहीं है उसका। लेकिन आबादी का जो विस्तार हो रहा है, ये पलायन की वजह से हो रहा है। घर गाँव खाली होकर के ये शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें आज से 40-50 साल पहले जब हम छोटी कक्षाओं में थे, तो 40 साल पहले ये बताया जाता था कि 80% आबादी भारत की गाँव में रहती है। आज मुझे लग रहा है 69-70 के आसपास पहुँच गई होगी। ये पिछले 30-40 साल में जो बहुत बेतहाशा गाँव को छोड़ करके जो शहरीकरण हुआ है, और जो अभी लोग हैं भी गांव में, वो भी नज़ीर समझ रहे हैं इसको कि शहर में जाके विकास होगा। पहले भी हमारे बाप दादा रहते थे और अभी भी हमारे भाई बहन रहते ही हैं, उसको रोजगार को ज़्यादा वो करेंगे। सुकून है, सुकून भरी जिंदगी है। तो गांव को रिवाइव करने से ये हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। देखिए जी, हम जो है कि पहाड़ों में रहने वाले हैं, तो जब आप शहरों की ओर आते हैं, पहाड़ों की तुलना करते हैं, तो क्या लगता है कि वास्तव में अच्छे हमारे पहाड़ हैं या अच्छे हमारे शहर हैं? आपको क्या लगता है इस पे? सोनी जी, जब तक मैं भी पहाड़ में रहता था, मेरा भी मानना था कि शहर में जा कर के शायद यहाँ कुछ और होगा।
पिछले 3-4 सालों में मैंने ये अनुभव किया, जो भाईबंदी भाईचारा पहाड़ों में है वो मैदानी भागों में नहीं है। आज हमारे पहाड़ों में आज भी लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, लेकिन मैदानी भागों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। प्रत्येक आदमी पर्यावरण से जुड़े, पर्यावरण से मित्रता करे, तो हम ग्लोबल वार्मिंग से कुछ हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभी जो है कि नीली जी ने बहुत अच्छी बातें रखी कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ले चलते हमारे बीच में जो है कि मातृत्व शक्ति है गीता मनवाल जी। गीता मनवाल जी, इस पहाड़ में अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं की अहम भूमिका रही है, और कहीं ना कहीं देश की अगर बात भी करते हैं तो इस धरती को भारत माता के नाम से जाना जाता था। तो ये जो हमारा संबंध रहा है मातृत्व का, तो किस तरीके से हम इस प्रकृति को बचाने के लिए इसके मातृत्व भावना से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जैसा आप कह ही रहे कि जो मातृत्व शक्ति है वही सबसे बड़ी है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जब स्त्री शिक्षित होगी तो पूरा परिवार अपने आप ही क्या होता है, शिक्षित होगा। तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए माताओं को तो सबसे आगे आना ही पड़ेगा, चाहे वो अपना घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अपना समाज हो, ठीक है ना। तो इसको बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाने चाहिए, ठीक है, और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं शुक्ला जी से। आप मैदानी अंचलों के रहने वाले हैं और आपकी पूरी सेवा पर्वतीय अंचलों में गुजरी हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जिंदगी का बहुत बड़ा अच्छा पड़ाव होता है, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, वो जज्बा जुनून आपने जो है कि इन पर्वतीय अंचलों में बिताए हुए हैं वो क्षण। तो कैसा लगता है आपको पहाड़ और मैदानों के बीच का जो अंतर है? देखिए, जहाँ तक प्रश्न पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र का है, मैदानी क्षेत्रों में पर्यावरण को धीरे धीरे ध्वस्त किया जा रहा है और पेड़ कट रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है। और जहाँ तक बात हिल एरिया की है, मेरा एक लॉन्ग टाइम यहाँ पर व्यतीत हुआ है। हमारे यहाँ अवेयरनेस की सबसे पहले बात है। अगर हम अवेयर हैं, जैसे कंप्यूटर चलाने से, मोबाइल चलाने से, कैलकुलेटर चलाने से भी कार्बन जो है वो डेवलप करता है, तो CO2 जितना डेवलप होगा उतना ही हमारा पर्यावरण के लिए नुकसान होगा। और ये इसकी तादाद जो है मैदानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी पर्वतीय क्षेत्र को हमें संरक्षित और सुरक्षित करने की आवश्यकता है। जी, हमारे पहाड़ों से नदियां आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों का चिंतन किया है, लगता है कि जो जल स्रोत हैं हमारे, जो नदियां आ रहे हैं वो धीरे धीरे जो है कि विलुप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्या वास्तव में लगता है कि हमारे जो पानी के जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं? देखिए सोनी सर, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे जल स्रोत धीरे धीरे सूख रहे हैं। ये हम अपने गांव में भी देख ही रहे हैं। सूख काहे के लिए रहे हैं, थोड़ा सा हम इधर एक तरफ ले जाएं, जो मैं अपनी पर्टिकुलर बात करना चाह रहा हूँ। हमारे गांव में सुरंगें बनी हुई हैं, जो मूल स्रोत हैं उन सुरंगों के कारण जो है वो हिल चुके हैं पूरे, और वो पानी आज जहाँ पे वो हमारा जो प्राचीन पानी रहता है, बाप दादाओं वाला पानी, वो वहाँ से विलुप्त होते होते जा रहा है। अब इसको हमें रोकने की आवश्यकता है। भाई देखो, विकास तो होना ही है, उन स्रोतों से भी विकास होना है, लेकिन अब पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो हमें अपने जंगलों को बचाना चाहिए, जंगल लगाने चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। जो बांझ बुरांस हैं हमारे, उनसे कहते हैं अच्छा पानी आता है, तो उनको हमें अपना जो है प्रिजर्वेशन करना चाहिए। क्षेत्र पिघल रहा है, इसी तरीके से पिघलते रहेंगे तो पानी का जल संकट होगा और आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत सारा प्रभाव भुगतना पड़ेगा। तो आज हमने जो एक छोटी सी चर्चा की ही, इस चर्चा में जो हमारे विशेष भागीदारी निभाई है वो हमारे साथ जो है कि राजेंद्र सिंह तोमर जी ने इस पूरी रिकॉर्डिंग की है। आप बधाई के पात्र हैं। और हम सभी लोगों को पहाड़ों के इन पेड़ पौधों को बचा करके एक ऑक्सीजन हब के रूप में विकास करके दुनिया को ये साबित कर देना चाहिए। आज भी पर्वतीय अंचलों में लोग पेड़ पौधों को बचा रहे हैं। ये प्रेरणाएं हमारे बाढ़ त्योहार ये सभी देते हैं। तो आइए मिलकर हम इस धरा को सजोएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी।